सो गाइस, आज हम लोग आर्टिकल 19 में शुरुआत करना चाह रहे हैं। आर्टिकल 19 में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आर्टिकल 19 बेसिकली हम बेसिकली समझते हैं इसको कि इट्स अ बैकबोन ऑफ इट्स अ बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, बेसिकली भारतीय संविधान के बैकबोन इसे समझा जाता है। और क्यों समझाता है, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं। सो दीज 6 राइट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन, नॉट द प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, जो ये राइट्स हैं बेसिकली ये स्टेट एक्शन के अगेंस्ट ही अवेलेबल हैं। जो 6 राइट्स हमें मिलेंगे, कौन से 6 राइट्स मिलेंगे इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे बहुत जल्दी। ये 6 राइट्स हैं, दीज आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, नॉट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, पहले ये समझिए कि ये जो 6 एक्शंस हैं, 6 हमें जो मिलेंगे, 6 जिसके बारे में बात करने वाले हैं आज, ये 6 जो है अगेंस्ट द स्टेट है, नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। मोर ओवर, these rights are available only to citizens and to the shareholders of the company, but not to the foreigners or legal person like company। मतलब बेसिकली ये जो राइट्स हैं हमारे आर्टिकल 19 के अंदर, these are exclusively for the citizens। ठीक है, जो भारत के नागरिक है, सिर्फ उन्हीं को ये आर्टिकल अवेलेबल है। The state can impose reasonable restrictions। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। The state can impose reasonable restrictions on the ठीक है, ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ दीज 6 राइट्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द मेंशन। मतलब इसके ऊपर क्या ग्राउंड है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, आर्टिकल 19 बेसिकली 2 तरह की बात करता है। एक तो ये बात करता है कि सिटीजन्स को एक क्या राइट प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज ये बात करता है कि स्टेट के पास इस पर्टिकुलर राइट्स ग्रांटेड है, इस पर्टिकुलर राइट्स को हैंडल करने के लिए या फिर टैकल करने के लिए कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के टूल्स दिए हुए हैं। तो उस टूल्स के बारे में बात करेगा ये आर्टिकल 19। पहला आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 19(1)(a) बेसिकली बोलेंगे इसको। ठीक है, 1(b) हम बोलेंगे राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तीसरा ये बोलेगा आर्टिकल 19(1) का सी पार्ट है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। चौथा पार्ट है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 1(e) जो है वो आपका है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड 1(g) जो है हमारा F जो है वो हटाया जा चुका है, वो दैट हैज बीन एलिमिनेटेड, ओमिटेड एंड दैट हैज बीन शिफ्टेड टू आर्टिकल 300(a). ठीक है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, तो इन सारे 6 आर्टिकल्स को हम आगे चल के एलैबोरेट करने वाले हैं। दीज राइट्स आर बेसिकली कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे 1(a) के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। Article 19 of Constitution provide freedom of speech, which is the right to express one's opinion freely without any fear through oral, written or electronic and broadcasting or press. Fine. फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन बेसिकली बात करता है। देखिए, आजकल के जमाने में जब हम लोग इतने सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कई बार किसी भी तरह की न्यूज छाप दी जाती है, किसी भी तरह की न्यूज के बारे में बात करी जाती है, और कई बार हमें लगता है कि यार ये न्यूज इस तरह से नहीं बोली जानी चाहिए। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का जो दायरा है, जो डोमेन है, जो ब्रॉडनेस है, वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है। फाइन, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या मतलब क्या गाइडलाइंस जारी करी या फिर क्या जजमेंट दिया था। द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग: राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यू एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस को बिल्कुल फ्रीडम दी गई है। ऐसे कई सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्टेल करके रखते हैं, बहुत ज्यादा कर्टेल कर रखते हैं। मतलब विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट यू कैन नॉट राइट, और यू कैन नॉट इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ट्विटर हैंडल्स हो, कुछ भी हो। ऐसे कई सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट यू कैन नॉट राइट एनीथिंग। फाइन, कोई न्यूज अगर आपको छापनी है, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ओनली, एंड एवरीबडी कंप्लाई दैट, एंड everyone comply that also. Fine. तीसरा है फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। आप लोग देख ही रहे हो आजकल क्या हाल है कमर्शियल एडवर्टीजमेंट का। हम लोग न्यूज में से जो है मतलब एडवर्टीजमेंट से न्यूज सुनते हैं। ठीक है, देन राइट अगेंस्ट द टैपिंग ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन। मतलब ये राइट बेसिकली है कि स्टेट आपका टेलीफोन टैप नहीं करेगा, स्टेट आपका टेलीफोन टैप नहीं करेगा अनटिल अनलेस स्टेट को ये शक है कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जिसके थ्रू स्टेट को सैबोटेज हो सकता है। Fine. Right to telecast, that is government has no monopoly on electronic media. तो आर्टिकल 19 को एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 19 of Constitution provides freedom of speech, which is the right to express one's opinion freely without any fear through oral, written, electronic, broadcasting and press. ठीक है, Supreme Court has held
that the freedom of speech and expression includes the following things, that is right to propagate one's view as well as the views of other. Fine. Secondly, it talks about the freedom of press. Thirdly, it talks about the freedom of commercial advertisements. Fourthly, it talks about the right against the tapping of telephonic conversation, because it's your personal matter. No, state is not allowed to tap your telephone lines. And fourthly, right to telecast, that is the government has no monopoly over the electronic media. Fine. Apart from this, just a minute. Okay, continuing the Supreme Court guidelines, right against बंद called by political party or organization. अब बंद क्या होता है? What is बंद? हम बोलते हैं कि आज भारत बंद है, गाजियाबाद बंद है, मेरठ बंद है, गुड़गांव बंद है, दिल्ली बंद है. तो ये क्या है? ये बेसिकली एक तरह का प्रोटेस्ट होता है जो कोई पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करती है उसके बिहाफ पे, और वो लोगों को बोलती है कि आप इस बंद का आह्वान कीजिए. तो हमारे पास क्या अधिकार रहते हैं? हमारे पास ये अधिकार रहते हैं कि हम उस बंद को बॉयकॉट कर सकते हैं और अपनी एक्टिविटी को चालू कर सकते हैं. Fine. Then next is right to know about government activities. That is also part of freedom of speech and expression. And freedom of silence. ठीक है, freedom of silence is also part of, मतलब अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी बात किसी को नहीं बताऊं, तो that is also your right. Fine. Then right again, imposition of pre-censorship on the newspaper. Now what is pre-censorship? कोई बताएगा? Raise your hands. What is pre-censorship? Okay, I have taken away all the audio controls today. Sorry, but I have to do it. Class for delay हो जाती है इससे. ठीक है. Right to demonstration or picketing, but not right to strike. Fine. The state can impose reasonable restriction on the exercise of the freedom of speech and expression on the ground of. अब state के पास, हमारे भारत सरकार के पास संवैधानिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली एक कुछ ग्राउंड्स है जिसके बेस पे स्टेट जो है आर्टिकल 19 पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को पुट ऑन कर सकती है. अब ये ग्राउंड्स क्या क्या है? ये है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब कोई ऐसी बात हो, कुछ ऐसी स्पीच हो जिससे कि भारत की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी के ऊपर आंच आ रही हो. ठीक है. दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट. अगर कोई ऐसी बात हो जिससे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पे कोई ऐसी किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की वजह से स्टेट की सिक्योरिटी जो है खतरे में आ जाती हो. तीसरा, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, मतलब कुछ ऐसे फॉरेन स्टेट से बातचीत हो जिसके थ्रू कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन कन्वे हो जाए जो कि नहीं होनी चाहिए. अगेन स्टेट की सिक्योरिटी एंड स्टेट की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा. देन ऑब्वियसली पब्लिक ऑर्डर, या पब्लिक ऑर्डर मतलब क्या होगा? पब्लिक ऑर्डर का मतलब ये होगा कि सपोज करो कि कोई ऐसी स्पीच किसी ने दे दी जिसकी वजह से दंगे भड़क गए, दैट इज आल्सो नॉट ट्रू, दैट इज आल्सो नॉट राइट. ठीक है. देन डिसेंसी एंड मोरालिटी. ठीक है, मतलब कहीं पे ऐसी स्पीच दी जा रही है जिसकी वजह से डिसेंसी और मोरालिटी को बेसिकली एक धक्का पहुंच रहा है. मोरालिटी इज अ सब्जेक्टिव थिंग which has not been defined under any dictionary of constitution. Fine. Then contempt of court, मतलब कोर्ट की बेइज्जती करना. defamation, हम आए दिन देखते थे defamation के केसेस कई लोग एक दूसरे फाइल करते रहते हैं. ठीक है. मतलब स्टेट अगर आपको कुछ ऐसी बात कहता है या कोई ऐसा इल्जाम लगाता है जिसपे आपको लगता है कि आपकी जो फेम है वो डिफेम हो गया, तो आप डिफेमेशन का केस फाइल कर सकते हैं. एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. अगेन पब्लिक ऑर्डर एंड ऑफेंस, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे. एंड इंसाइटमेंट एंड टू एन ऑफेंस का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी बात कही या कोई ऐसी न्यूज छाप दी या कोई ऐसी चीज करी जिसकी वजह से जो है ऑफेंस को इंसाइटमेंट मिला. ठीक है. तो ये सारी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इसके अगेंस्ट आपको ये सब चीजें जो है आपकी बेसिकली जो है एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर इंक्लूड होती है. करेक्ट. नाउ मूविंग अहेड, अगला है फ्रीडम ऑफ असेंबली. एंड बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो आर्टिकल 19(1) का बी पार्ट है, हम फ्रीडम ऑफ असेंबली कहते हैं. फ्रीडम ऑफ असेंबली का मतलब क्या होता है? किन जगहों पे हम लोग असेंबली करते हैं? जब कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, जब कोई नॉर्मल पार्टी हो, शादी हो किसी की डेथ सेरेमनी चल रही हो, या फिर कोई गेट टुगेदर हो. फाइन. बेसिकली हर एक सिटीजन के पास ये राइट है कि वो पीसफुली विदाउट आर्म्स एंड एम्यूनिशन असेंबल हो सकता है. फाइन. जो है आर्टिकल 19(1) बी जो है ये रेगुलेट होता है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3 के साथ. ठीक है. अब सब क्लॉज 3 के अंदर 3 पैरामीटर्स की बात करी गई है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर. ये दो चीजें हैं. अगर आप देखिए, हमारे पास जो है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे पास अधिकार है कि हम असेंबली बना के कई तरह के काम कर सकते हैं. ठीक है. बट
अगर वो असेंबली बनाई गई है और वो असेंबली किसी लीगल प्रोसेस के अंदर हिंड्रेंस कर रही है, वो असेंबली बनाई हुई है, अगर वो असेंबली किसी लीगल प्रोसेस के अंदर हिंड्रेंस कर रही है, अगर वो क्रिमिनल ट्रेसपासिंग कर रही है, क्रिमिनल ट्रेसपासिंग कर रही है मतलब कि आपको ट्रेसपास करने का आपको इजाजत नहीं है, पर आप फिर भी आपकी जो असेंबली है वो ट्रेसपास कर रही है, देन वो असेंबली क्रिमिनल फोर्सेस यूज कर रही है अगेंस्ट सम पब्लिक सर्वेंट, वो नॉर्मल वो असेंबली जो है किसी आम आदमी के खिलाफ भी जो है एक तरह का फोर्स यूज कर रही है जो कि इलीगल है, जो कि गलत है। साथ ही साथ वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के पोजीशन को अपना क्लेम कर रही है। बेसिकली ये किसी के प्राइवेट मैटर को इंटरप्ट कर रही है। तो इस इन केसेस के अंदर जो है फ्रीडम असेंबली को बोला गया है कि जो हमारी जो असेंबली है इस केस में माना जाएगा कि आप जो है आपकी असेंबली जो है या आपकी जो एसोसिएशन है वो बेसिकली जो है हिंड्रेंस कर रही है और फ्रीडम ऑफ असेंबली का गलत यूज कर रही है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जैसे ही स्टेट को पता चलता है कि कोई असेंबली है जहाँ पे भड़काऊ भाषण चढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑनगोइंग लीगल प्रोसीजर हिंडर हो रहे हैं, या किसी आम आदमी को थ्रेट हो रही है या किसी पब्लिक सर्वेंट को थ्रेट हो रही है, या फिर मना करने के बावजूद क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा है, तो उस सिचुएशन में स्टेट क्या करेगा? स्टेट के पास पावर होती है, स्टेट को जैसे ही पता चलेगा स्टेट जो है पुलिस फोर्सेस को भेजेगी। हो सकता है पुलिस को डायरेक्टली पता चल जाए, पुलिस इज आल्सो पार्ट ऑफ स्टेट। तो पुलिस क्या करेगी? सेक्शन 129 ऑफ सीआरपीसी, सीआरपीसी स्टैंड्स फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, ये लॉ का पार्ट है। सेक्शन 129 के अंदर जो है ये आपको बताएगी कि सीआरपीसी के अंदर की आपको बोलेगी कि आप अपनी असेंबली को बंद करें और डिस्पर्स हो जाएं। और इसके कहने के बावजूद अगर आप ये जो क्राइम है कंटिन्यू करते जा रहे हैं या फिर अपनी असेंबली को कंटिन्यू करते जा रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन पुलिस के पास से पूरा अधिकार है कि सेक्शन 151 ऑफ इंडियन पिनल कोड के थ्रू आपके ऊपर जो है एक्शन टेक अप करें। सो बेसिकली हम लोगों ने जब भी ये बात सुनी है कि हमें सपोज करो कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी अरेंज होती है या फिर पॉलिटिकल पार्टी या कोई असेंबली होती है, तो बेसिकली ये देखा गया है कि उस असेंबली के कन्वेनर को जो है एक परमिशन लेनी पड़ती है, वो परमिशन लेनी पड़ती है लोकल पुलिस से। एंड पुलिस के पास वो एक एफिडेविट या फिर एक मेमोरेंडम या फिर एक आप कह सकते हैं कि एक अंडरटेकिंग साइन करके देते हैं, और उस अंडरटेकिंग में लिखा होता है कि भैया हमारी जो पार्टी है या हमारी जो असेंबली है वो इन सारे पैरामीटर्स को टच नहीं करेगी, तभी उनको परमिशन भी मिलती है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, फ्रीडम ऑफ असेंबली एक बार पढ़ लेते हैं क्या है इसके अंदर। The Constitution guarantee right to hold meeting and take out processions. The processions and meetings should be unarmed and peaceful. This right may be restricted in the interest of public order and sovereignty and integrity of the country. जैसे कि मैंने बताया, ये जो पॉइंट है ये 19 सब क्लॉज 3 की बात कर रहा है, या लिखते कैसे 19 सब क्लॉज 3 की बात कर रहा है। This article also been reviewed by and interpreted by Supreme Court many a times. It's worth note that Section 144 and of subsection 6 of the CRPC procedure can be imposed by government in certain areas which makes the assembly of more than 5 people unlawful assembly. 144 सेक्शन जो बेसिकली होता है, ये होता है कर्फ्यू का। जो हम लोग आजकल जो प्रेजेंट डे में लॉकडाउन देख रहे हैं, रात को 7 से सुबह 7 के बीच में कोई निकलेगा नहीं, दैट इज सेक्शन 144। 144 मतलब कर्फ्यू। कर्फ्यू का मतलब सिंपल सी बात होती है, ये बेसिकली सीआरपीसी का एक कोड होता है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि 5 लोगों से ज्यादा की असेंबली जो है अलाउड नहीं होती है। और कर्फ्यू बहुत आम चीज है हमारे कंट्री के अंदर। जब भी कोई छोटे मोटे दंगे फसाद कुछ भी होता है, कोई भी पब्लिक डिसऑर्डर होता है, उस स्टेट में सरकार क्या करती है, इमीडिएटली सेक्शन 144 को इम्पोज कर देती है विद इन द स्टेट। करेक्ट। नाउ this section was challenged by Supreme Court by Kamal Kant Mishra and ORS versus State of Bihar का केस है। Others and ORS का मतलब others है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। In 1962 and on the basis of that it violates Article 19(1) of the Constitution, thus invalid. The Supreme Court in its judgment held that the power conferred upon the state government under Section 144 subsection 6 of CRPC is constitutionally valid. सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टेट का पक्ष लेते हुए फैसला दिया। एंड सेक्शन 129 ऑफ सीआरपीसी ऑथराइजेस पुलिस टू डिस्पर्स एनी अनलॉफुल असेंबली व्हिच मे कॉज डिस्टर्बेंस टू द पब्लिक पीस। जैसे कि मैंने आपको बताया था 129 के अंदर जो है आपको बोला जाएगा कि आप डिस्पर्स हो। अगर आप डिस्पर्स नहीं होते तो उसके बाद जो 151 लगा के आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करी जा सकती है। तो हमारे यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 का बी पार्ट जो है हमें अधिकार देता है कि हम असेंबली बना सकते हैं, हम एसोसिएशन बना सकते हैं, बट हम फ्रीली हम जो है मतलब हम अनलॉफुली हम इकट्ठा नहीं होंगे। हम जब भी होंगे हम पीसफुली इकट्ठे होंगे और हम लोग बिना हथियारों के इकट्ठे होंगे।
ठीक है, that is what is our fundamental right is. अगला है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ये आर्टिकल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं? That constitution declares that all the citizens will have right to form association and unions. Fine. बेसिकली ये जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, हमारी सरकारें, हमारा कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है कि हम RWA मतलब कितनी तरह के भी हम एसोसिएशन एंड यूनियन बना सकते हैं। जैसे ट्रेड यूनियन होता है, ठीक है, टैक्सी यूनियन होता है, बस यूनियन होता है, कई तरह के यूनियंस हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक मौलिक अधिकार है। अब इस मौलिक अधिकार के साथ जो है हम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को भी कई बार जोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों का जो बैकिंग है वो आपको आर्टिकल 19 आपको 19 कौन सा आर्टिकल है, जैसे 19 सब क्लॉज 5 जो है इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देता है, जिसके ऊपर स्टेट जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को पुट अप कर सकता है। Fine, the freedom of movement is guaranteed by constitution and the citizens can move from one state to another state anywhere within the states. A person free to move from any point to any point within the country and the territories. Well, there are certain exceptions like scheduled tribal areas and army areas. Like हमारे यहाँ पे एक अधिकार है कि जैसे कि अगर हम आजकल की बात अलग है, जैसे कि मैं अगर सोचूं कि मैं यूपी से निकल के दिल्ली चला जाऊं, दिल्ली से निकल के हरियाणा चला जाऊं, या फिर मैं गाजियाबाद से गुड़गांव की तरफ ट्रैवल कर लूं, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर ऑलरेडी विटनेसिंग a situation which what we have not witnessed before this time, and it is called as lockdown. Lockdown में certain rules are there. हमारे administration के पास बहुत power है और power के through जो rules बनाए जा रहे हैं उसको everybody has to follow. Fine, but जब ये lockdown नहीं था, तो in that situation if I wanted to travel from Delhi to Gurgaon or if I wanted to travel from Ghaziabad to Gurgaon, nobody can stop me. ठीक है, क्योंकि ये मेरा अधिकार है, right to freedom of movement है मेरा। Similarly मैं देश के किसी भी कोने में जा सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि वो जगह जो है, कुछ एरियाज को जो है स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जैसे कि आर्मी एरियाज होते हैं, लाइक यू कैन नॉट रोम अराउंड इन एनी एयरफोर्स कैंप और आर्मी कैंप। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज होते हैं जहाँ पे कल्चरल एंड ट्राइबल प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल एक्ट्स लगे होते हैं, उसके अंदर भी आप ट्रेसपासिंग नहीं कर सकते। फाइन, तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमारे पास है, बट विद सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। फिर इसके अंदर एक मुद्दा उठ के आता है। एक मुद्दा क्या उठ के आता है? मुद्दा ये उठ के आता है कि हम लोग कई बार जब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ जाते हैं तो हमें ये चीज समझ में आती है कि कि हम वहाँ पे एक ILP लेना पड़ता है। इनलैंड ILP होता है, इनलैंड रोमिंग परमिट, ऐसे करके एक परमिट होता है। ओके रितिका, व्हाट्स योर क्वेश्चन? जस्ट अ मिनट, आई एम अनम्यूटिंग यू, जस्ट अ मिनट। हाँ हो रितिका, जस्ट होल्ड ऑन गाइस। I can't see you. Ritika, can you turn on your camera? Okay, there are you. हाँ जी बताइए, क्या क्वेश्चन है रितिका? सर वो इनर लाइन परमिट होता है। यस, इनर लाइन परमिट, यस, मैं उसका नाम का फुल फॉर्म बोल रहा था। इनर लाइन परमिट होता है जो हमें लेना पड़ता है, और पर्टिकुलरली वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे होता है। अगेन वहाँ पे जो है ये जो इनर लाइन परमिट का जो मामला है इसलिए है क्योंकि वो सारे स्टेट जो है एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को टच करते हैं, दूसरा वहाँ पे इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है, इंटर एसोसिएशन हम कह सकते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है। तो इसलिए वहाँ को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए वहाँ पे अगर आप घूमने जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली इन मेघालय, नॉट इन असम बट यस इन अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, तो वहां पे अगर आप जाते हैं, मतलब अगर आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को एक्सेस करते हैं और आपके पास इनर लाइन परमिट नहीं है तो आपको वहां पे घूमने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, दैट इज अगेन एन एक्सेप्शन, करेक्ट? सो मूविंग बैक टू द मेन स्लाइड। नाउ फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, एन इंडियन सिटीजन इज फ्री टू रिसाइड इन एनी स्टेट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब इस वाले को नए मेमोरेंडम के हिसाब से देखना पड़ेगा क्या चेंज हुआ है इसके अंदर। अगेन दिस सब्जेक्ट is to certain restrictions, and apart from that the last is freedom of trade and occupation. The Constitution of India guarantees each of a citizen to trade, occupation, business anywhere in the country. तो freedom of residence की बात समझिए। तो freedom of residence की जो बात हम कर रहे हैं इसके अंदर बेसिकली ये भी जो freedom of residence है ये भी जो है रेगुलेट होगा आपका 19 सब क्लॉज 5 से। एंड ऑब्जेक्टिव ये था, देखिए जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस हो गया, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये वाला क्या नाम है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो गया। ये बेसिकली ये वो राइट्स हैं जिसके थ्रू जो है सेंस ऑफ नेशनैलिटी को बढ़ाने के लिए काम किया गया। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो सरकार, हमारा जो भारत है, इंडिपेंडेंस से पहले ऐसा नहीं था।
वो कई सारे छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था, चाहे ब्रिटिश इंडिया हो चाहे वो प्रिंसली स्टेट्स हो। तो बेसिकली क्या था, अब अगर आप दूसरे स्टेट से आ रहे थे तो आपको दूसरे से ट्रीट किया जाता था। तो सो सेंस ऑफ नेशनैलिटी को बढ़ाने के लिए फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जैसी चीजों को लाया गया। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सभा में भी, हमारी सरकार, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके अंदर भी इस बात को बहुत तरीके से बताया गया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, उसके बाद ही इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, अब रेसिडेंस के अंदर एक और क्लॉज होता है, रेसिडेंस के अंदर एक और क्लॉज होता है, जस्ट अ मिनट। अच्छा, हम लोग क्या हम लोग पूरे कंट्री में जमीन खरीद सकते हैं कहीं भी? रेज योर हैंड। ओके, रितिका सेज नो। सो ऐसा क्यों होता है? हम लोग पूरे हम जैसे हिमाचल प्रदेश में वी कैन नॉट परचेज लैंड। अगर आप हिमाचल के रेजिडेंट नहीं हो, यू कैन नॉट परचेज लैंड। सिमिलरली इन मेनी स्टेट्स लाइक सिक्किम, लाइक इन जम्मू एंड कश्मीर में पहले ये चीज थी। देन अगर आप बात करो लेट्स से कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर लो, कर्नाटका के कुछ रीजन्स की बात कर लो, वहां पे आप जो है जमीन नहीं खरीद सकते वहां पर, तो फिर आपका तो हिंडर हो गया। अगेन यहाँ पे जो बात आती है वो आती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का पुट करने का जो अधिकार है, जो लगाने का अधिकार है, वो पूरा अधिकार जो है हमारी सरकार के पास है, कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी सरकार के पास है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, एंड बेसिकली अगर हम बात करें, अच्छा एक आर्टिकल रह गया हमारा पीछे, जस्ट अ मिनट, इसको भी समझ लेते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड मतलब ये जो अधिकार है हमारा कि हमारे सरकार ने हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें अधिकार दिया है कि हम लोग जो है किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कुछ जगह पर टेक्निकलिटी को यूज किया गया है। जैसे कि अगर आप सपोज करो कि आपने जाके बोला कि यार अंडर द आर्टिकल दिस 19(1)(g) I want to become I want to मतलब मैं एक डॉक्टर की तरह बिहेव करना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ विदाउट हैविंग अ मेडिकल डिग्री, विदाउट हैविंग एन MBBS डिग्री, तो वहां पे स्टेट आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। सिमिलरली आप बिना इंजीनियरिंग कर रहे जो है, आप जाके बड़े बड़े गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, एज एन इंजीनियर, तो बेसिकली वो पॉसिबल नहीं है। सो बेसिकली क्या है कि जगह जगह जो है सरकार ने कहीं कहीं टेक्निकलिटीज लगा रखी है। ठीक है, अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं, अगर हम किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं, हम सारे जो है अगले साल यूपीएससी का पेपर देने वाले हैं, तो हम सभी के लिए लकीर एक है, एलिजिबिलिटी एक है कि हमारे पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और हमारे पास हमारी जो एज 21 साल होनी चाहिए, इसके ऊपर होगी तभी हम लोग पेपर दे पाएंगे। तो बेसिकली क्या है, ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है सरकार ने। ठीक है, तो इस तरह समझने की जरूरत है इस चीज को। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 बेसिकली तीन बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डील करता है। एक है, पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा है डबल जेपार्डी, तीसरा है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। फाइन। अब कानून की अगर बात करें, कानून बेसिकली दो तरह के बनते हैं, एक होता है प्रोस्पेक्टिव नेचर का, एक होता है आपका रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव नेचर का जो कानून होता है वो कुछ इस तरह काम करता है कि जो कानून हमने आज बनाया, आज के बाद वही इंप्लीमेंट होगा टिल द नेक्स्ट अपडेट या टिल द नेक्स्ट अमेंडमेंट। जो रेट्रोस्पेक्टिव होता है उसके अंदर क्या होता है कि हमने कानून आज तो बना दिया, बट वो कानून लागू होगा सन 1990 से, सरकार बोलती है। तो जो आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 जो है सरकार को जो है, लेजिस्लेचर को जो है, क्रिमिनल मैटर्स में नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात करती है। मतलब क्रिमिनल मैटर्स में लेजिस्लेचर के पास अधिकार नहीं है कि वो ऐसे कानून बनाए जिसके थ्रू जो है, सपोज करो कि क्रिमिनल की किसी मर्डर की जो पनिशमेंट है वो आजीवन कारावास है, या फिर हम कह सकते हैं कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है, बट लेजिस्लेचर एक कानून ले आया कि भैया कि हमने आज कानून बना दिया कि आज से मर्डर की जो वो होगी, जो पनिशमेंट होगी वो आपकी कैपिटल पनिशमेंट होगी। और ठीक है, तो ये जो कानून ले आए लेजिस्लेचर, ये कानून जो है प्रोस्पेक्टिव नेचर में इंप्लीमेंट हो सकता है, बट रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से नहीं ले सकता। मतलब सरकार ये नहीं कह सकती कि हम जो कानून लाए हैं जिसके अंदर हमने बात करी कि मर्डर की जो पनिशमेंट होगी वो कैपिटल पनिशमेंट होगी, वो 1990 से लागू होगी, ऐसा नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 20 बेसिकली यही प्रोटेक्शन देता है आपको। आर्टिकल 20 ये बात करता है कि क्रिमिनल मैटर्स के अंदर जो है रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाने से लेजिस्लेचर को रोकता है। ठीक है, तो जिस टाइम पे आपने कोई गलत काम किया या कानून को तोड़ा, उस टाइम के हिसाब से जो है आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, दूसरा जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो बोलता है डबल जेपार्डी। डबल जेपार्डी का मतलब होता है कि एक
ही कानून, एक ही गलती के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकती है, ठीक है। मतलब ऐसा का मतलब ये नहीं होता कि आपने मर्डर 2 बार कर दिए, मतलब एक ही बार एक ही आदमी का मर्डर 2 बार नहीं, मतलब एक ही आदमी का मर्डर आपने किया है, पर उस मर्डर की जो आपको पनिशमेंट मिलेगी डबल नहीं मिलेगी, डबल बार नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये है डबल जेपार्डी। तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि आपको बाध्य या आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप अपने खिलाफ गवाही दो, अपने खिलाफ एविडेंस दो, ठीक है। तो ये चीज भी हमारे कानून में लिखी गई है आर्टिकल 20 के अंदर कि 20 का सब क्लॉज 3 है जिसके अंदर सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करी जाती है। मतलब खुद के अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए आपको सरकार या स्टेट आपको कंपेल नहीं कर सकता है। और बेसिकली इसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं कि ऑफेंस का चार्ज लगना चाहिए आपके ऊपर, फिर आपको जो है एविडेंस बनने के लिए कहा जा रहा है, और आप उस एविडेंस की वजह से आपके ऊपर जो है वो एविडेंस आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो 3 बातें हैं इसके अंदर। पहली बात ये है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कि क्रिमिनल मैटर्स के अंदर लेजिस्लेचर के पास अधिकार नहीं दिया जाता है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव वाले लॉ बनाए जो कि बैकडेट में जाके इम्प्लीमेंट हो जाए। और दूसरी बात ये बोलता है कि ये बात वो करता है आपको, दूसरा जो पॉइंट है ये बात कर रहा है आपकी डबल जेपार्डी की, मतलब एक ही क्राइम के लिए आपको डबल बार आपको चार्ज नहीं किया जा सकता फाइन, एक ही क्राइम के लिए। मतलब एक ही क्राइम का मतलब ये नहीं कि आपने एक ही नेचर का क्राइम किया, मतलब एक क्राइम के लिए एक ही बार आपको सजा मिलेगी। अगर आपने किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया तो आपको एक ही बार उसके लिए सजा मिलेगी, दोबारा सजा नहीं मिल सकती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये बात कह रहा है, हाँ अगर आपने लड़ाई झगड़ा फिर से दोबारा कर लिया तो दैट वुड बी अ सेपरेट केस। इस चीज में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। देन नो सेल्फ, आपको जो है कोई बाध्य नहीं कर सकता, कोई स्टेट या कोई अधिकारी या कोई पब्लिक सर्वेंट आपको ये बाध्य नहीं कर सकता कि आप अपने खिलाफ गवाही दें, ठीक है। ये 3 चीजें इसके अंदर बोली गई हैं, ठीक है। ये 3 चीजों का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे अच्छा, ये जो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ क्रिमिनल लॉस के अगेंस्ट है, सिविल लॉस के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। सिविल लॉस के अगेंस्ट नहीं है केस, ये आपका सिर्फ क्रिमिनल लॉस के अगेंस्ट है। 2 तरह के केस होते हैं, क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, 2 सिविल मैटर्स होते हैं, इनकी कोर्ट्स भी अलग अलग होती हैं, ठीक है। पर कानून बनाने का जो प्रोसीजर होता है वो एक ही जगह से चैनलाइज होता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 एक बेसिकली एक ऐसा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक ऐसा बड़ा आर्टिकल है जिसका इतना बड़ा दायरा है, और बेसिकली ये देखा गया है कि इसको इंटरप्रेट इतनी बार किया जा चुका है, कितनी बार किया जा चुका है कि ये सबसे नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे कैसे है ये? नंबर 1 पे इस तरह से है कि सबसे ज्यादा इंटरप्रेट किया जाने वाला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 21 है, ठीक है। ये आर्टिकल क्या बोलता है? It says that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. This article protects the rights of life and the personal liberty, not only from the executive action but from the legislative action as well. Well, this right extend to the citizen as well as the non-citizens. मतलब कि ये दोनों ही लोगों को available हैं. Protection of life, personal liberty, except in accordance with the procedure established by the law. Right to live with human dignity, decent environment, privacy, free education up to 14th year, etc., are being a part of a wide definition defined by Supreme Court. ठीक है। अब ये जो आर्टिकल है, बेसिकली ये आर्टिकल क्या बोलता है कि 2 बात की बात कर रहा है। पहली बात बोलता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, एंड दूसरी ये बात कर लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी की अगर बात करें, पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है कि आपकी खुद की एक जैसे इसके अंदर केस था मानेका गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसके अंदर हुआ क्या था कि यूनियन ऑफ इंडिया ने मानेका गांधी का पासपोर्ट सीज कर लिया था, ठीक है। जब पासपोर्ट सीज कर लिया था तो मानेका गांधी इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। उन्होंने कहा था कि अंडर आर्टिकल 21 जो है मेरा जो है ये लिबर्टी को छीना जा रहा है, मेरी फ्रीडम को छीना जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसने कहा था कि ये बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, और वाइड कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि आपकी जो लिबर्टी है उसको इंटैक्ट रखने के लिए सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती है, फाइन।
तो इसका अगर हम वाइड कन्वर्शन देखें, अगर हम इसका बहुत वाइड स्टेटमेंट देखें, क्योंकि मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि ये आर्टिकल जो है सबसे ज्यादा बार रीइंटरप्रेट किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है। तो इस आर्टिकल के अंदर जो है कई सब चीजें हैं, जैसे कि हम बात करेंगे इसकी। देखो मानिका गांधी वाला केस यहाँ पर आ चुका है आपका, ठीक है। इसमें गोपालन केस भी आता है, ठीक है, ठीक है, नॉट एनिमल एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार शुरुआत करते हैं। अब इसके जो है थ्योरी की पार्ट के पास जाते हैं। इन कंटेक्स्ट विद दिस आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट part third of the constitution should be given widest possible interpretation of the fundamental rights, and it is not necessarily that one which specified in the article. Even it is not specified in the article, but it is an integral part of the named fundamental right and partakes of basic nature characters. This article is a check on arbitrary power of the states. अब जैसे कि मानेका गांधी वाला केस था, यूनियन ऑफ इंडिया ने क्यों उनका पासपोर्ट छीन लिया था विदाउट एनी रीजन? So that was what state has done. State has exercised its mechanism to exercise an arbitrary power. Fine. तो उसके अगेंस्ट जो है जो प्रोटेक्शन मिला था सुप्रीम कोर्ट ने उनको मानेका गांधी जी को दिया था। The state must act according to a procedure while depriving an individual of his liberty. क्या ये बात बोल रहा है? ये दोनों पॉइंट आप देखिए। पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि स्टेट की आर्बिट्री पावर, आर्बिट्री का मतलब होता है मनमानी पावर से बचाने के लिए ये आर्टिकल है। दूसरा ये बोल रहा है कि अगर स्टेट को किसी की लिबर्टी लेनी है तो उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हैज बीन बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश ट्रेडिशन एंड इट चेक्स वेदर द लॉ इज प्रोसीजरली करेक्ट और नॉट। However, judiciary is not allowed to challenge the intention of the law. The due process of law क्या बोलता है? It implies that the law has to be fair and reasonable. If it is not, then it is liable to be struck down before the prescribed procedure followed. बेसिकली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या करता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के कंसेप्ट को। द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ ड्यू प्रोसेस लॉ फाउंड इन द 5th and 14th अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन that prohibits all level of government arbitrarily, unfairly depriving individuals of the basic constitutional rights, right to life and liberty and property, etc. It is because this principle Supreme Court of USA has acquired more powers than apex court in the other countries, including India. तो मानिका गांधी का केस आ गया। मानिका गांधी का सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट किया था कि लाइफ अंडर आर्टिकल 21, लाइफ की बात करी जा रही है, लाइफ को डिफाइन किया जा रहा है अंडर आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट कहती है खाली एनिमल एग्जिस्टेंस का मतलब नहीं होता है कि आपकी लाइफ इंटैक्ट है। आपको जो है बेसिक राइट्स मिलने चाहिए, आपको लिबर्टी मिलनी चाहिए, तभी आपकी जो लाइफ है वो लाइफ कहलाएगी, नॉट मेयर एन एनिमल एग्जिस्टेंस, ठीक है। It would include the right to live with human dignity and all the other aspects which made the life meaningful and complete worth living. ठीक है, right to have dignified life, basically ये statement था। So under Article 21 of Constitution of India, we all have the right to have a dignified life, ठीक है, and this is only against the state, ठीक है, state के against ही चलेगा ये, ठीक है। घर में मत चलाना, इसको दिक्कत हो जाएगी। फाइन फाइन। अब देखो कि सब्सिक्वेंटली जो रीइंटरप्रिटेशन करती जा रही है सुप्रीम कोर्ट, क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रही है? राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू हैव डिसेंट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजार्डस इंडस्ट्रीज, right to livelihood, right to privacy, shelter, health, free education up to 14 years, free legal aid, solitary confinement, speedy trials, against handcuffing। इन सभी चीजों के ऊपर केस है। जैसे कि अगर हम बात करें कि राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर, इसके साथ क्या केस हुआ था? मसूरी देहरादून रेंज के अंदर एक केस था, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उसका। उसमें क्या हुआ था कि मसूरी और जो देहरादून की रेंजेस है वहां पे बहुत सारी जो है डिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटी चल रही थी along with mining। तो उसके खिलाफ जो है किसी ने शिकायत दायर करी, एक लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हैं। संज्ञान का मतलब होता है कि पर्सनल अटेंशन देते हुए सुओ मोटो उस केस को ट्रीट किया। सुओ मोटो का मतलब क्या होता है? जब कोर्ट की नजरों में लगेगा कि भैया ये चीज टैकल होनी चाहिए, तो कोर्ट अपने आप संज्ञान ले लेती है। गलत हो रहा है, उसके पास कोर्ट के पास पावर होती है कि वो उस पर संज्ञान ले लेती है। बेस्ट एग्जांपल्स हैं राम रहीम का जो केस हुआ था, जब वहां पे दंगे भड़क गए थे आफ्टर कर्फ्यू, तो हाईकोर्ट ने क्या कहा था, हरियाणा पंजाब एंड चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि ऐसा क्यों कि संज्ञान लेते हुए कहा था कि जितना भी नुकसान हुआ है इन दंगों में, उन सभी का जो कंपनसेशन है वो जो है राम रहीम की प्रॉपर्टीज को बेच के दिया जाए। सिमिलरली अभी 2-3 महीने पहले
जब दिल्ली में दंगे हुए थे, यूपी में दंगे हुए थे, तो योगी गवर्नमेंट ने सारे पोस्टर्स लगवा दिए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो हाई कोर्ट ने एकदम से बोला था कि ये गलत है, ये गलत है, आप इसको हटाइए। तो वो क्या था, वो संज्ञान लिया हुआ था। तो एक केस इसके ऊपर है। सिमिलरली अगर मैं राइट टू उसकी बात करूँ, फॉर एजुकेशन की बात करूँ, तो ये आपका जो है 93 का केस था। मुझे केस का नाम अगेन केस पे मैं अलग से क्लास लेने वाला हूँ। 1993 का केस था जिसके बेस पे हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बना 2006 में, और राइट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंट हुआ था इसके अंदर, ठीक है। फ्रीडम देन फ्री लीगल एड में भी ऐसा है कि एक ऐसा केस था जहाँ पे एक मोहतरमा थी जो कानूनी कार्रवाई को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो इसको भी उस जजमेंट के बाद जो है इसके अंदर डाला गया। तो राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग का केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस, बड़ा फेमस केस है किरण बेदी का। किरण बेदी के कांस्टेबल किसी को कोर्ट में पेश करने के लिए जा रहा था, और वो जो पेश करना जाना था वो एक वकील साहब थे। तो वकील साहब ने बोला, वकील साहब को अकेले बस में लेके आना था उस कांस्टेबल ने। तो कांस्टेबल ने क्या किया, उसको हैंडकफ कर दिया। तो वकील ने बोला कि हैंडकफिंग इज नॉट अलाउड हमारे पास जो है इस आर्टिकल के अंदर। तो बड़ा बवाल मचा था, एंड अल्टीमेटली क्या हुआ था कि इस पे जो है राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग उस टाइम भी था, और उसको जो है कोर्ट ने अपहोल्ड भी किया था। इसी बीच में जो है किरण बेदी का ट्रांसफर भी हो गया था, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट कर दिया था अपने कांस्टेबल को। ये बहुत बहुत फेमस केस है, आप जाके गूगल पर सर्च करेंगे, आपको समझ में आपको मिल जाएगा सभी। देन राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट अगेंस्ट डिले एग्जीक्यूशन, ट्रैवल अब्रॉड, बॉन्डेड लेबर, कस्टोडियल हैरेसमेंट, इमरजेंसी मेडिकल एड, ये सारी चीजें हैं। और इन सारी चीजों पे छोटे बड़े कई सारे केसेस हैं, बट ज्यादा बेहतर है कि हम इसको इसी तरह समझ लें, और इसी तरह इसको हम समझ लें कि हाँ यार ये सब चीजें हैं। क्योंकि केस स्टडी में अगर जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग खाली वही केस पढ़े जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 के अंदर एक केस था जो कि मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट। आर्टिकल 21 हाँ, 21 के अंदर जो केस था 21A के लिए, 21A के लिए जो केस था उस केस का नाम है उनी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा। उनी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा, ये केस 1993 का केस है। और इस केस के बेस पे इस केस में कहा गया कि राइट टू एजुकेशन, जो एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। तो उस एजुकेशन इसको करते करते सन 2006 में यह मामला गया। 2006 में जो है यूपीए गवर्नमेंट ने इसको ड्राफ्ट किया एंड 86 अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। और उसके साथ ही जो है आर्टिकल 21A ऐड हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसने यह बोला कि राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करी, और ये बोला गया कि एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम 6 years एज टू 14 years एज इज कंपलसरी, इट्स नॉट कंपलसरी, इट्स फ्री, इट्स टोटली फ्री इन मतलब स्टेट के लिए, मतलब स्टेट के अंदर, ठीक है। तो आर्टिकल 21A की बात थी। आगे मूव करते हैं। 21A ये वही बात है। 2002 में हुआ था, सॉरी 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, पर इम्प्लीमेंट 2006 से हुआ था, ठीक है। और इसके पहले क्या था, इवन बिफोर अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड द प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अंडर द आर्टिकल 45 ऑफ पार्ट 4। मतलब पहले डीपीएसपी था, पहले डीपीएसपी में था ये। डीपीएसपी क्या होता है, अगला चैप्टर हमारा डीपीएसपी का ही होगा, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। मतलब जैसा नाम ही बता रहा है कि वो सिद्धांत जो कि सरकारें हमेशा ध्यान में रखेंगी व्हाइल फ्रेमिंग लेजिस्लेशंस। और बेसिकली ये स्टेट का डिस्क्रिशनरी मैटर होता है कि वेदर इट्स गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट डीपीएसपी और नॉट, और उसके प्रिंसिपल को करेगा नहीं करेगा, वो स्टेट का खुद का पर्सनल मैटर होता है, ठीक है। तो ये पार्ट 4 में था पहले। तो पार्ट 4 में था इसलिए वो कंपल्सरी नहीं था, वो गारंटीड नहीं था, उसके ऊपर कोई उसका गार्डियन नहीं था। तो जैसे ये 86 अमेंडमेंट पास हुआ 2002 में, और जैसे ही इम्प्लीमेंट हुआ थ्रू आउट द कंट्री राइट टू एजुकेशन फ्री हो गया, राइट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंट हो गया। और लगभग सबको जो है 6 से 14 साल के बीच में से स्टेट ने वादा किया कि हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, करेक्ट। नाउ मूविंग अहेड, देखिए एवरेज चाइल्ड बिटवीन, वही सारी बातें बोली गई हैं। आप कंटेंट को पढ़ लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए 51K ये मतलब ड्यूटीज में भी ये चीज इसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर को डील करता है, ठीक है। ये बेसिकली बात करता है डिटेंशन की बात करता है कि किसको डिटेन कर सकते हैं, दैट प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन एंड अरेस्ट, ठीक है। तो डिटेंशन बेसिकली पहली बात, अरेस्ट का मतलब क्या होता है? अरेस्ट का मतलब क्या होता है? अरेस्ट एक लीगल वर्ड है जिसका मतलब होता है रिस्ट्रेन करना। रिस्ट्रेन करना मतलब किससे रिस्ट्रेन करना, मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति को आगे होने वाली एक्टिविटी को रोक देना, और उसके कुछ अधिकार भी होते हैं। जो लोग अरेस्ट होते हैं उनके कुछ अधिकार भी होते हैं, उसके ऊपर सारा मामला चलेगा आर्टिकल 22 के अंदर। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। डिटेंशन इज ऑफ टू टाइप, नेमली प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव, ठीक है। प्यूनिटिव डिटेंशन वो होती है जब किसी को क्राइम करने के लिए डिटेन किया जाता है, ठीक है, and offense committed by him after the
ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट, तो ये प्यूनिटिव हो गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि हमें समझ में आता है, स्टेट को लगता है कि भाई ये आदमी अगर खुला रह गया तो स्टेट में पब्लिक ऑर्डर बिगड़ जाएगा तो वो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज के अंदर चाहे वो यूएस की हो चाहे वो ब्रिटेन की हो, कई जगह पर प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसा कोई क्लॉज नहीं है, बट इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसा क्लॉज है, डेफिनेटली है ठीक है। एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि हम किसी को बिना ट्रायल के, स्टेट को लगता है कि भाई ये आदमी जो है स्टेट के लिए खतरा बन सकता है, तो उसको डिटेन कर सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन का पर्पस जो होता है पनिश करना नहीं होता, बेसिकली उस आदमी को उस ऑफेंस को करने से रोकना होता है आने वाले फ्यूचर में। दस प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ओनली अ प्रिकॉशनरी मेजर बेस्ड अपॉन सस्पिशन। ठीक है, इस पे बहुत कंट्रोवर्सीज हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन पे काफी सारी कंट्रोवर्सीज हैं। So Article 22, Article 22 has two parts. The first part deals with the cases of ordinary law. On the second part deals with the cases of the preventive detention of law. The first part of the Article 22 confers that the following rights upon a person who is arrested or detained under any other ordinary law. अब क्या है कि जो बंदा आर्टिकल 22 में प्यूनिटिव डिटेंशन के उस पे अरेस्ट हुआ है तो उसके ऊपर कुछ अधिकार है। क्या अधिकार है? पहला है कि भैया आपको अरेस्ट क्यों किया गया है, ये स्टेट आपको बताएगी, ये पुलिस आपको बताएगी। दूसरा, आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अपने लीगल प्रैक्टिशनर या अपने लॉयर को आप अप्रोच कर सकते हो। तीसरा, अगर आपको डिटेन किया गया है तो आपको जो है पुलिस को 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी टाइम। मतलब जितने टाइम में कोर्ट ले जाना, कोर्ट से वापस आना होता है, उस टाइम के अंदर आपको मजिस्ट्रेट विल डिसाइड कि क्या आपकी कस्टडी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अगर आपकी कस्टडी बढ़ जाती है, दो केस होते हैं, या तो आपको बेल मिल जाएगी तो आप फ्री हो जाओगे। बेल कई बार होता है बेल शर्तों के साथ मिलती है, बेल कई बार एंटिसिपेटरी बेल होती है। एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है कि भैया आपको पता है कि आपका अरेस्ट होने वाला है एंड आप किसी मैटर में इन्वॉल्व थे और आपका जो है कुछ सीन होने वाला है, आपको लग रहा है कि आपको जेल हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, उसके अगेंस्ट जो है एंटिसिपेटरी बिल डाल दोगे। मतलब आपको अरेस्ट करने से पहले आपको एंटिसिपेटरी बिल को कोर्ट आपको इशू कर देती है। पर कई बार ऐसा होता है कि मामला जो है मजिस्ट्रेट के सामने जाने के बाद मजिस्ट्रेट डिसाइड करते हैं कि यार क्या इस पर्टिकुलर केस के अंदर इसको बेल मिलनी चाहिए। अब जैसे कि हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर, जैसे हमने कोविड-19 के लिए जो लेजिस्लेशन लाया है नया, जिसके अंदर जो अगर आप उस पे वॉरियर्स पे, जो कोविड वॉरियर्स, उस पे अगर आप हमला करते हो, दैट्स गोइंग टू बी नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि आप जेल में ही रहोगे जब तक आपका फैसला नहीं आ जाता। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो ये एक अलग चीज है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया तो आपको जो है आपका जो डिटेंशन है वो खत्म करना पड़ेगा पुलिस को और आपको उनको फ्री छोड़ना पड़ेगा। तो ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। सिमिलरली प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर क्या होता है, अच्छा सुनिए एक और बात, आर्टिकल 22 डू नॉट कवर्स अरेस्ट अंडर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, सिविल अरेस्ट ऑन द फेलियर टू पे इनकम टैक्स एंड डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियन। इन केसेस के अंदर जो है ये मामला आर्टिकल 22 इंप्लीमेंट नहीं होता। The second part of article grants protection to person arrested under detained under the preventive law. preventive detention क्या होता है, अब उनके अधिकार क्या होते हैं कि किसी भी इंसान को सस्पिशन के बेस पे, अगर सस्पिशन है सरकार को लगता है, तो उसके बेस पे जो है 3 महीने के लिए आप जो है डिटेन कर सकते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, अगर आपको उसकी डिटेंशन की जो लिमिट बढ़ानी है तो आपको जो है बोर्ड को कंसल्ट करना पड़ेगा, और बोर्ड बेसिकली जजेस ऑफ हाई कोर्ट का होता है। ठीक है, जो डिटेन्यू होता है, जो डिटेंशन जिसको डिटेन किया जाता है, उसको कम्युनिकेट किया जाता है कि भैया व्हाई यू हैव बीन कन्फाइंड, व्हाई यू हैव बीन डिटेन्ड। ठीक है, एंड डिटेन्यू शुड बी अफोर्डेड व्हेन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। जो डिटेन्यू होता है उसके पास अधिकार होता है कि रिप्रेजेंटेशन दे कि डिटेंशन ऑर्डर के खिलाफ वो अपनी रिहाई के लिए दुहाई दे सकता है। Article 22 also authorizes Parliament to prescribe the circumstances and classes of cases in which the person can be detained for more than 3 months under the preventive detention law without obtaining an opinion from the advisory board. Maximum period for which a person can be detained in any class of cases under the and the procedure to be followed by an advisory board with an inquiry. देखो होता क्या है कि जब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं तो प्रिवेंटिव डिटेंशन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। कई बार क्रिटिसाइज करने के पीछे जो रीजन था वो ये रीजन था कि किसी को भी उठा लेना
सस्पिशन के बेस पे। अब वो सस्पिशन सही है गलत है, तो दोनों ही केस थे, क्योंकि 3 महीने काफी लंबा टाइम होता है, और उसके बाद जो है डिटेनिव के पास सारा अधिकार होता है, बट फिर भी आप 3 महीने तक किसी को कन्फाइन कर दो विदाउट एनी रीजन, जस्ट सस्पिशन के बेस पे। तो इसका बहुत क्रिटिसिज्म आया है थ्रू आउट द ग्लोब, मतलब खाली हम भी लोगों ने इसको वो नहीं किया, खाली हमने उसी लोग, खाली हमने क्या बोलते हैं, खाली हमने इंडिया में ये चीज देखने को मिलती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो डिटेंशन होता है, प्री डिटेंशन, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस या कोई फोर्सेस जो है किसी को डिटेन करती हैं ऑन द बेस ऑफ सस्पिशन की, हाँ, तो उसके खिलाफ जो है कई सारे लोग जो हैं, रादर देन हैविंग अ प्रॉपर लीगल चैनल, दे कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स। तो वहां से क्या होता है, वहां से केओस मच जाता है, और बेसिकली वही चीज रोकने के लिए जो उसको डिटेन किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 22। आगे चलते हैं, आर्टिकल 22 तक ही करेंगे आज, ठीक है। 23 से लेके 35 तक आर्टिकल हम लोग कोशिश करेंगे कल खत्म करेंगे, ठीक है। तो नाउ गाइस आई एम गिविंग यू ओपन हैंड, आप सभी के क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं, और मैं आप लोगों को आपके राइट्स वापस दे रहा हूँ। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update, or visit our website. Thank you.